नमस्कार। बिहार में सत्ता परिवर्तन होने के बाद से जिस तरह से लगातार खेला करने की बात कही जा रही थी, आखिरकार वो खेला हो ही गया। भाजपा ने 3 विधायकों को अपने पक्ष में शामिल कर लिया और भाजपा में जो विधायक शामिल हुए हैं, उन विधायकों की सूची में चेनारी विधायक मुरारी प्रसाद गौतम, पाली विधायक सिद्धार्थ कुमार और मोहनिया से जो विधायिका हैं संगीता कुमार का नाम शामिल है। और जैसे ही ये खबर सामने आई कि 3 विधायक अपना पल्ला बदलकर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद से बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। हालांकि सबसे पहले राजद की ओर से ये बात कही गई थी कि विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के दौरान उनके द्वारा खेला किया जाएगा, लेकिन राजद के द्वारा वह खेला नहीं किया जा सका और अंततोगत्वा भाजपा के द्वारा यह खेला करके दिखा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार 3 विधायकों के द्वारा अपना पल्ला क्यों बदला गया, उन्हें किस तरह का प्रलोभन दिया गया, उनको किस तरह से समझाया गया, आखिरकार उनका भविष्य क्या दिखाई पड़ा, जिसके बाद उनके द्वारा भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया गया। जो राजनीतिक पंडित हैं उनके द्वारा जो आकलन किया जा रहा है, उसके अनुसार मुरारी प्रसाद गौतम को भाजपा में शामिल होने के पीछे का जो तर्क दिया जा रहा है वो ये है कि हो सकता है कि भाजपा के द्वारा ये बात कही गई हो कि लोकसभा चुनाव के दौरान आपको सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया जाएगा और इसी आश्वासन के आधार पर शायद मुरारी प्रसाद गौतम भाजपा में शामिल हुए हों। ये कयास राजनीतिक पंडितों के द्वारा लगाया जा रहा है। इसमें भी ये संभावना भी व्यक्त की जा रही थी, बहुत दिनों से ये कहा जा रहा था कि हो सकता है मुरारी प्रसाद गौतम भाजपा में शामिल हों और आखिरकार ये जानकारी सामने आ ही गई कि वो भाजपा में शामिल हो गए हैं और कुछ इस तरह का आश्वासन उनके द्वारा दिया गया होगा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व या जो भी भाजपा के जो लीडर हैं उनके द्वारा जब कोशिश की जा रही होगी तब उनके द्वारा इस तरह का आश्वासन दिया गया होगा। एक और कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव से पहले ही विधानसभा का चुनाव करा लिया जाए और ये आश्वासन तीनों विधायकों को दिया गया होगा कि आपको अपने कोटे से मंत्री बनाया जाएगा। कारण कि कोई भी व्यक्ति 6 माह तक मंत्री रह सकता है बिना किसी पद को धारण किए हुए, बिना या तो MLC या MLA भी नहीं है कोई, तब पर भी ये प्रावधान है कि 6 माह तक वह व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य रह सकता है। और इसी आधार पर भाजपा के द्वारा कुछ इस तरह का आश्वासन दिया गया होगा कि 6 माह तक आप लोग मंत्री पद पर रह सकते हैं और 6 माह के बाद बिहार विधानसभा को भंग करके नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे। कुछ इस तरह का आश्वासन भी तीनों विधायकों को भाजपा की ओर से दिया गया होगा। हालांकि ये एक तरह से राजनीतिक पंडितों का आकलन है, सच्चाई क्या है ये अभी सामने नहीं आ सका है। लेकिन जिस तरह से मुरारी प्रसाद गौतम के द्वारा अपना पल्ला बदला गया है उसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। जिन परिस्थितियों में कांग्रेस के द्वारा मुरारी प्रसाद गौतम को अपनाया गया था और जिस तरह से मुरारी प्रसाद गौतम ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल होने का कार्य किया है, उसी को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। सोचिए कि जब मुरारी प्रसाद गौतम के पिता महेंद्र राम का निधन हुआ था, उस दौरान कांग्रेस के द्वारा दरिया दिली दिखाते हुए उनको अपना उम्मीदवार बनाया गया था। उन्हें लगा था कि नहीं, एक वफादार सिपाही की मौत हुई है और उस मौत के बाद जो उनके पुत्र हैं उन्हें सहारा दिए जाने की ज़रूरत है और सहारा देते हुए कांग्रेस के द्वारा उन्हें अपनाया गया था, उन्हें विधायक के पद पर पहुंचाया गया था। और यही नहीं, जब 2020 में सत्ता परिवर्तन जब 2020 का चुनाव हुआ उस दौरान भी कांग्रेस के द्वारा मुरारी प्रसाद गौतम को अपना उम्मीदवार बनाया गया। जब मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात आई उस दौरान भी कांग्रेस के द्वारा मुरारी प्रसाद गौतम का साथ दिया गया और उन्हें मंत्री बनाया गया। इतना सब कुछ करने के बाद भी जब मुरारी प्रसाद गौतम अपनी पार्टी के नहीं हो सके, जिनके द्वारा इस तरह का कार्य किया गया, क्या वह भाजपा के हो सकेंगे, भाजपा के लिए बेहतर कार्य कर सकेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। जब मुरारी प्रसाद गौतम के पल्ला बदलने की जानकारी हुई और मेरे द्वारा चेनारी विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों से संपर्क किया गया, उस दौरान पता चला कि लोगों में मुरारी प्रसाद गौतम को लेकर किस तरह का गुस्सा है और किस तरह से उन लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया दी जा रही है। सोचिए कि जो व्यक्ति इतने
वफादारी निभाने के बाद भी अपने पार्टी के साथ नहीं रह सका, वह व्यक्ति भाजपा के साथ रहकर कब तक कार्य करेगा, इस पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। मुरारी प्रसाद गौतम जैसे ही मंत्री पद से हटे उसके बाद से उनकी बेचैनी बढ़ी हुई थी। उन्हें लग रहा था कि कुछ इस तरह का कार्य किया जाए जिस कार्य के बदौलत उन्हें फिर इस पद पर आने का मौका मिल सके। कारण कि जिस तरह से विधायक रहते हुए वो अभी दिखाई पड़ रहे थे और जिस तरह से मंत्री रहते हुए दिखाई पड़ रहे थे, दोनों में बहुत बड़ा अंतर था और इसी अंतर को शायद वह पचा नहीं पा रहे थे। उनके मन में बेचैनी थी कि कुछ इस तरह का कार्य किया जाए जिस कार्य के बदौलत फिर एक बार उन्हें मंत्री पद प्राप्त हो सके और हो सकता है कि भाजपा के द्वारा 6 माह के लिए उन्हें मंत्री भी बना दिया जाए और यही आश्वासन भाजपा के द्वारा उन्हें दिया गया होगा। लेकिन पक्के तौर पर यह मानिए कि अगर आज की तिथि में मुरारी प्रसाद गौतम को भाजपा के द्वारा अपना उम्मीदवार बना भी दिया जाता है लोकसभा से या मंत्री बना भी दिया जाता है, तब पर भी उनका जो राजनीतिक कैरियर है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। चेनारी विधानसभा या सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से वो कभी भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। कारण कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी की वफादारी नहीं निभा सकता है, लोग भी उसके प्रति वफादार नहीं रह सकते हैं। लोगों के द्वारा भी उन्हें बहिष्कृत कर दिया जाएगा और लोग जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि मुरारी के द्वारा उठाए गए इस कदम से चेनारी के लोग काफ़ी नाखुश हैं, सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोग काफ़ी नाखुश हैं। और जिस तरह से अभी राहुल गांधी की रैली यहाँ पर जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कारवां पहुंचा हुआ था और जो एक्टिविटी दिखाई पड़ रही थी, उस दौरान भी यह लगने लगा था कि मुरारी प्रसाद गौतम कांग्रेस के किसी कार्यक्रम को लेकर काफ़ी एक्टिव नहीं है और उसी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो कभी भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। भाजपा में शामिल होने का निर्णय उनके द्वारा जिस स्तर से लिया गया होगा, जिस प्रलोभन से लिया गया होगा, वो वही जानते हैं। लेकिन चेनारी विधानसभा और सासाराम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रही है, जिस तरह से नाराजगी व्यक्त कर रही है, उसको देखने के बाद से लग रहा है कि राजनीतिक कैरियर मुरारी प्रसाद गौतम का भाजपा में जाने के साथ ही समाप्त हो गया। और भाजपा वो पार्टी है जिस पार्टी में शायद ही कोई इतने बड़े पैमाने पर बाहर से आकर पद को प्राप्त कर सकता है। याद करिए, जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे और उस चुनाव के दौरान जब मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव को शामिल किया गया था और जो आश्वासन दिया गया था, शायद उस आश्वासन को भाजपा के द्वारा पूरा नहीं किया गया। उन्हें किसी विधानसभा से चुनाव नहीं लड़ाया गया और अपर्णा यादव आज की तारीख में कहीं की नहीं रही और शायद यही स्थिति मुरारी प्रसाद गौतम के साथ होने वाली है। भाजपा को अपना मकसद पूरा करना था और वह मकसद भाजपा के द्वारा पूरा कर लिया गया है। भाजपा की कोशिश थी कि किसी तरह से जो राजद के द्वारा खेला करने की बात कही जा रही है, उस खेला को अपने स्तर से किया जाए और एक संदेश दिया जाए कि खेला करने का काम राजद के द्वारा नहीं बल्कि भाजपा के द्वारा किया जाता है और वह खेला आज भाजपा के द्वारा कर दिखाया गया।